सुबह 10 बजे शहर के सबसे बड़े बैंक सिटी बैंक में एक साधारण से कपड़े पहने हुए वृद्ध सज्जन जिनका नाम श्रीमान रामनाथ था दाखिल होते हैं। उनके हाथ में एक पुराना सा लिफाफा था। जैसे ही वे बैंक में प्रवेश करते हैं, अंदर मौजूद सभी ग्राहक और बैंक कर्मचारी उन्हें अजीब नजरों से देखने लगते हैं। रामनाथ जी के एक हाथ में छड़ी थी और दूसरे में वही पुराना लिफाफा। वे धीरे धीरे ग्राहकों के लिए बने काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। इस काउंटर पर एक महिला कर्मचारी बैठी थी जिसका नाम था टीना। बैंक के अंदर मौजूद हर व्यक्ति की निगाहें रामनाथ जी पर टिकी हुई थी। रामनाथ जी टीना के पास पहुंचते हैं और बड़ी विनम्रता से कहते हैं, देखिए बेटी, मेरे खाते में कुछ गड़बड़ हो गई है, ये ठीक से चल नहीं रहा है। ये कहते हुए रामनाथ जी लिफाफा टीना की तरफ बढ़ाते हैं, लेकिन टीना रामनाथ जी के कपड़ों को देखकर उन्हें परखती है और कहती है, बाबा, कहीं आप गलत बैंक में तो नहीं आ गए? मुझे नहीं लगता कि आपका खाता इस बैंक में होगा। तभी रामनाथ जी सहजता से कहते हैं, बेटी, एक बार तुम देख तो लो, शायद मेरा खाता इसी बैंक में हो। टीना लिफाफा लेते हुए उनसे कहती है, बाबा, इसमें थोड़ा समय लगेगा और आपको थोड़ी देर इंतजार करना होगा। इतना कहकर टीना और बैंक में मौजूद अन्य लोगों का काम करने लगती है। रामनाथ जी वहीं खड़े होकर इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद रामनाथ जी दोबारा कहते हैं, बेटी, अगर तुम थोड़ी व्यस्त हो तो तुम मैनेजर को फोन कर दो। दरअसल मुझे उनसे भी कुछ काम है, तो मैं उनसे कुछ बात कर लेता हूँ। इसके बाद टीना न चाहते हुए भी अपना फोन उठाती है और मैनेजर मिस्टर वर्मा के केबिन का नंबर डायल करती है। उसने फोन करके मैनेजर को बताया कि एक बुजुर्ग व्यक्ति उनसे मिलना चाहते हैं। मैनेजर वर्मा रामनाथ जी को दूर से ही देखते हैं। रामनाथ जी बड़े साधारण दिख रहे थे। मैनेजर वर्मा फोन पर टीना से पूछते हैं, क्या यह हमारे बैंक का ग्राहक है या ऐसे ही कोई मुंह उठाकर चला आया है? टीना कहती है, सर, ये बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन यह आपसे मिलने की बात कर रहे हैं। तब मैनेजर वर्मा कहते हैं, ऐसे लोगों के लिए मेरे पास समय नहीं है, तुम ऐसा करो, इन्हें बिठा दो, थोड़ी देर बैठकर यहाँ से चले जाएंगे। मैनेजर वर्मा के आदेश अनुसार टीना रामनाथ जी को वेटिंग एरिया में बैठा देती है। वह कहती है, बाबा, आप वहाँ बैठ जाओ, थोड़ी देर में मैनेजर साहब फ्री हो जाएंगे और उसके बाद आपसे मिल लेंगे। रामनाथ जी वहाँ से टहलते हुए वेटिंग एरिया की तरफ चले जाते हैं और कोने में रखी एक कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं। सभी लोग अभी भी रामनाथ जी की तरफ देख रहे थे, क्योंकि वहाँ जितने भी ग्राहक आते थे वे सूट बूट में होते थे, जबकि रामनाथ जी ने साधारण कपड़े पहन रखे थे। इस बैंक में अमीर लोगों के खाते होते थे, इसी वजह से रामनाथ जी आकर्षण का केंद्र बन गए थे और सभी लोग उन्हें घूर घूर कर देख रहे थे और उनके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे। ये बातें रामनाथ जी को भी सुनाई देती हैं, लेकिन वह इन सभी चीजों को अनदेखा करते हैं और अपना नंबर आने का इंतजार करते रहते हैं। बैंक के अंदर एक और व्यक्ति छोटी पोस्ट पर काम करता था जिसका नाम था मोहित। मोहित अभी बाहर गया हुआ था और जैसे ही वह बैंक के अंदर आता है तो वह देखता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति वेटिंग एरिया में बैठा हुआ है, जिसकी तरफ सभी लोग देख रहे हैं और उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई उसे भिखारी कह रहा है तो कोई कह रहा है कि इस बैंक में तो इसका खाता हो ही नहीं सकता और ये यहाँ कैसे आ गया, ऐसे लोगों को इन लोगों ने क्यों बैठा रखा है। मोहित ये सभी बातें सुन लेता है। इसके बाद मोहित सीधा रामनाथ जी के पास जाता है और बड़े आदर भाव से उनसे पूछने लगता है, बाबा, आप यहाँ क्यों आए हो और क्या काम है आपको? मोहित को यह सब कुछ बहुत बुरा लगता है। वह बुजुर्ग व्यक्ति की हालत देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है। रामनाथ जी मोहित को बताते हैं, मुझे मैनेजर से मिलना है और उससे मुझे कुछ काम है। यह बात सुनकर मोहित उनसे कहता है, ठीक है बाबा, आप थोड़ी देर यहाँ इंतजार करो, मैं अभी मैनेजर से बात करके आता हूँ। इसके बाद मोहित मैनेजर वर्मा के केबिन में जाता है और उन्हें उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में बताता है, लेकिन मैनेजर वर्मा पहले से ही उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में जानते थे और कहने लगते हैं, मुझे पता है, मैंने ही उसे वहाँ बिठा रखा है, थोड़ी देर वहाँ बैठेगा और बैठने के बाद वहाँ से चला जाएगा। इसके बाद मैनेजर वर्मा मोहित को कोई और काम बता देते हैं और कहते हैं, तुम अपना काम कर लो और तुम्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं है। अब मोहित दूसरे काम में लग जाता है और धीरे धीरे उस बुजुर्ग व्यक्ति को वहाँ बैठे हुए लगभग 1 घंटा हो गया था। 1 घंटे तक बुजुर्ग व्यक्ति अपना धैर्य रखते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें यह बात सहन नहीं होती। वह खड़े होते हैं और मैनेजर वर्मा के केबिन की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वे मैनेजर वर्मा के केबिन की तरफ बढ़ते हैं, मैनेजर देखता है कि वह बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास ही आ रहा है, तो वह फौरन अपने केबिन से बाहर निकलता है और उस बुजुर्ग व्यक्ति के सामने खड़ा हो जाता है और अकड़ते हुए पूछने लगता है, हाँ बाबा, बताइए आपको क्या काम है? रामनाथ जी अपना लिफाफा आगे बढ़ाते हुए कहने लगते हैं, बेटा, ये देखो, मेरे बैंक अकाउंट की डिटेल इसके अंदर है और मेरे बैंक अकाउंट से कोई भी लेन देन नहीं हो पा रही है। आप देखकर ये बताइए कि इसमें क्या दिक्कत है। अब इस बात को सुनकर मैनेजर वर्मा थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और कहता है, बाबा, जब किसी बैंक अकाउंट में पैसे
पैसे नहीं रहते तो ऐसा ही हो जाता है। मेरे ख्याल से आपने भी अपने अकाउंट में पैसे जमा नहीं करवाए होंगे और इसी वजह से आपके अकाउंट की लेन देन रोक दी गई है। इसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति बड़े ही विनम्र भाव से कहने लगते हैं, बेटा पहले तुम एक बार अकाउंट को चेक तो कर लो, उसके बाद ही कुछ मुझे बताओ तो ही अच्छा रहेगा। इस तरह से तुम कैसे बता सकते हो? तो मैनेजर वर्मा हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, बाबा यह सालों का अनुभव है। आप जैसे लोगों की शक्ल को देखकर मैं बता देता हूँ कि कौन व्यक्ति किस तरह का है। रामनाथ जी उस लिफाफे को उसकी टेबल पर रखते हैं और कहते हैं, ठीक है बेटा मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तुम इस लिफाफे में जो भी डिटेल लिखी हुई है उनको एक बार जरूर देख लेना। ऐसा कहकर रामनाथ जी वहां से जाने लगते हैं और जाते जाते जैसे ही वह गेट पर पहुंचते हैं तो फौरन मुड़कर कहते हैं, बेटा तुम्हें यह सब कुछ करने का बहुत बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। मैनेजर वर्मा इस बात को सुनकर अपने काम पर चला जाता है। इधर टेबल पर वह लिफाफा पड़ा हुआ था। मोहित वहां से उस लिफाफे को उठा लेता है और अपने कंप्यूटर के सर्वर में लॉग इन करके उस लिफाफे के अंदर दी गई जानकारी के हिसाब से ढूंढने लगता है। ढूंढने के बाद जब पुराना रिकॉर्ड खंगाला जाता है तो उसे पता चलता है कि यह जो व्यक्ति यहाँ पर आया था यह इस बैंक का एक तरह से मालिक ही है, क्योंकि इस बैंक के 60% शेयर इनके पास ही हैं। मोहित पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है और उस रिपोर्ट की कॉपी निकालकर बैंक मैनेजर वर्मा के पास जाता है। मोहित रिपोर्ट मैनेजर वर्मा की टेबल पर रख देता है। मैनेजर वर्मा उस रिपोर्ट को आगे की तरफ सरकाते हुए कहता है, मुझे इसको नहीं देखना और मुझे ऐसे ग्राहकों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। ऐसा कहकर उसने रिपोर्ट को मोहित की तरफ बढ़ा दिया था। अगले दिन उसी समय पर रामनाथ जी फिर से बैंक आते हैं, लेकिन आज उनके साथ एक सूट बूट वाला व्यक्ति था जिसके हाथ में एक ब्रीफकेस भी था। अंदर आने के बाद वे मैनेजर वर्मा को अपनी तरफ आने का इशारा करते हैं तो मैनेजर भी डरते हुए अपने केबिन से निकलकर रामनाथ जी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तभी रामनाथ जी मैनेजर वर्मा से कहते हैं, मैनेजर साहब मैंने आपसे कहा था ना कि यह बात आपको बहुत भारी पड़ेगी। आपने जो कुछ भी कल मेरे साथ किया था वह बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं है, तो अब आप अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। मैनेजर वर्मा बौखला जाता है। तभी रामनाथ जी कहते हैं, तुम्हें मैनेजर के पद से हटाया जा रहा है और तुम्हारी जगह इस बैंक में काम करने वाले मोहित को मैनेजर बनाया जा रहा है और तुम्हें फील्ड का काम देखना होगा। मैनेजर वर्मा बौखलाकर कहने लगता है, आप होते कौन हो मुझे इस तरह से हटाने वाले? तो रामनाथ जी कहते हैं, मैं इस बैंक का एक तरह से मालिक ही समझ लो, क्योंकि 60% शेयर वैल्यू मेरे पास है। ये बात सुनकर बैंक के अंदर जितने भी कर्मचारी थे और जो कुछ ग्राहक कल भी इस बैंक के अंदर आए थे वह सभी लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं। इसके बाद रामनाथ जी के साथ आया व्यक्ति अपने उस सूटकेस को खोलता है और उसमें से एक डॉक्यूमेंट निकालता है जो कि मोहित की पदोन्नति का था। दूसरा लेटर मैनेजर वर्मा को दे देता है और कहता है, अगर तुम्हें फील्ड में ड्यूटी करनी है तो तुम बेशक से कर लो, लेकिन मैनेजर बनकर तुम इस बैंक में नहीं रह सकते। मैनेजर वर्मा के पसीने छूटने लगते हैं और वह अपनी कल की गलती के लिए बुजुर्ग व्यक्ति से माफी मांगने लगता है, लेकिन तभी रामनाथ जी उसे उठाते हैं और कहते हैं, माफी किस बात की मांग रहे हो? तुमने मेरे साथ जो व्यवहार किया था वह हमारे इस बैंक की पॉलिसी के खिलाफ है। क्या तुमने कभी भी इस बैंक की पॉलिसी न कहीं पढ़ी? यहाँ पर गरीब और अमीर में कोई भी फर्क नहीं किया जाएगा और सभी को एक ही पलड़े में तोला जाएगा। दरअसल इस बैंक की स्थापना रामनाथ जी ने ही की थी। वे मैनेजर वर्मा से कहते हैं, मैं तो तुम पर रहम कर रहा हूँ कि तुम्हें काम करने योग्य छोड़ रहा हूँ। तुम्हारे बैंक में काम करने वाला मोहित जिसके हाथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने मुझसे आकर पूछा और मेरे लिए कुछ करना चाहा, तो इस पोस्ट के लिए वह असली हकदार है, ताकि वह ग्राहकों को अच्छी तरह से समझ सके और उनके कपड़ों को देखकर उनको जज न कर सके। इसके बाद रामनाथ जी टीना को बुलाते हैं और टीना को भी इस बात के बारे में फटकार लगाते हैं। कहते हैं, मैं पहली गलती समझकर तुम्हारी इसे माफ कर रहा हूँ, लेकिन बैंक के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर आए तो उसको उसके कपड़ों से जज नहीं करना है। टीना हाथ जोड़ने लगती है और उनसे माफी मांगने लगती है। इसके बाद रामनाथ जी वहां से उस व्यक्ति के साथ वापस जाने लगते हैं और सभी लोगों से कहकर गए थे कि मोहित से बहुत कुछ तुम्हें सीखने की जरूरत है। कहानी से सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके कपड़ों या दिखावे से नहीं करना चाहिए। असली मूल्यवान व्यक्ति वह होता है जो विनम्र, दयालु और ईमानदार हो। जैसा कि मोहित था, वहीं मैनेजर वर्मा और टीना ने सिर्फ बाहरी दिखावे पर ध्यान दिया, जिसके कारण उन्हें अपनी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा। यह भी दिखाता है कि एक अच्छा नेतृत्वकर्ता अपने कर्मचारियों को सही रास्ता दिखाता है और उन्हें नैतिक मूल्यों के प्रति जवाबदेह बनाता है। मालिक रामनाथ जी ने यह सुनिश्चित किया कि उनके बैंक की पॉलिसी का पालन किया जाए और हर ग्राहक का सम्मान हो। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि किसी भी काम में सफलता पाने के लिए विनम्रता और मानवता सबसे महत्वपूर्ण गुण होते हैं।